उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई थी। उस वक्त बैचलर्स कर रहा था उर्दू लिटरेचर में। वो हैरान होते थे यार, एक तो आप म्यूज़िक कर रहे हैं और वो भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जॉय का मतलब ये नहीं है कि आप नाराबाजी शुरू कर दें या आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी आ जाए कि जो आप मतलब हाँ कोई बरकी तवानाई सी पैदा हो जाए। हो सकता है कि आप बज़ाहिर उदास बैठे हों लेकिन आप खुश हों। फिर मेरे ख्याल में कोई भी काम मजबूरी के तहत नहीं करना चाहिए, और आपका शौक ही अगर आप उसको बाय प्रोफेशन करते हैं या लर्निंग में भी लेके आते हैं तो पीएचडी भी म्यूज़िक में करने की वजह यही बनी। कवाली के लिए ये चीज़ ज़रूरी है भी या नहीं भी, ठीक है। अगर आपने किसी फिल्म के लिए कवाली करनी है तो उसके तकाज़े हैं अपने। हो सकता है वो ये चाह रहे हों कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें होने चाहिए, उसको बाकायदा एक ट्रैक होना चाहिए। लोगों को देख देख के उनके जो पर्सपेक्टिव होते हैं अपने मुतल्लिक, उनको देख के अपने आप को मॉडिफाई करना चाहता है, या बस वो आंखें बंद करके जी रहा है और अपने आप को फैब्रिकेट कर रहा है, बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। आज हम बहुत मुख्तलिफ बात करने वाले हैं, और बात ये है कि आपने सुना होगा कि लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। कहीं पे उर्दू लिटरेचर भी होती है, कहीं पे साइंस का कोई टॉपिक होता है, कहीं पे लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, इंग्लिश में कर रहे होते हैं, किसी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं बड़ी हैरान हुई, और हैरान इसलिए हुई कि मेरे सामने जो शख्सियत बैठे हैं वो म्यूज़िक के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए। तो ये मेरे लिए बड़ी अनोखी बात है। लेकिन म्यूज़िक के ऊपर पीएचडी हो किस लिए, ख्याल कैसे आया यार म्यूज़िक के ऊपर भी कुछ होना चाहिए। मतलब हम सुनते हैं म्यूज़िक, हमने उसको एक मूड से रिलेटेड एक चीज़ रखी। अच्छा मूड है तो सही धमाकेदार म्यूज़िक सुनो, सैड है तो थोड़े गमगीन गाने सुनो। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि म्यूज़िक के ऊपर रिसर्च भी हो सकती है, बल्कि पीएचडी तक इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे इन्होंने ये ख्याल आया, कैसे इन्होंने शुरू किया, ये सफ़र कहाँ तक जो है वो चल रहा है, या इसमें क्या अपडेट्स आई हैं। और पाकिस्तान में कोई और लोग भी हैं जो म्यूज़िक को इतना दिल से लगा के बैठेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करें, प्रॉपर उसके बारे में जांच करें। इस सब के ऊपर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है अक़दस हाशमी। गज़ल गायक हैं और पीएचडी में जो है ना वो पीएचडी कर रहे हैं म्यूज़िक में। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल फिट फाट, लेकिन थोड़ी सी शॉक्ड हूँ। पहला सवाल ये है कि कैसे दिमाग में आया कि पीएचडी जो है वो म्यूज़िक में करनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। दोनों बड़े डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। मुझे वो ज़माना याद आ गया कि जब किसी ज़माने में मैं म्यूज़िक में इन हो चुका था, और मेरा जो पसंदीदा जॉनर था वो समहाउ गज़ल सिंगिंग तो था ही, लेकिन पंजाबी आरफाना कलाम भी था। तो मैं अगर कहीं कभी जाता था और परफॉर्मेंस के बाद लोग आते थे, पूछते थे कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर तारुफ में ये बात आ जाती थी। तो मैं उनको कहता था मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उस वक्त बैचलर्स कर रहा था उर्दू लिटरेचर में। वो हैरान होते थे कि यार, एक तो आप म्यूज़िक कर रहे हैं और वो भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ये कैसा एक कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पर्सनल ट्रेट्स जो आपके शौक होता है या ब्रॉट अप जो है, और बचपन से आपकी जो मतलब इन्वायरमेंट या घर का माहौल भी कह लें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा तदरीस का बैकग्राउंड है। मेरी वालदा जो हैं वो एकेडमिशियन हैं, और फोर फादर्स भी मतलब मास्टर ही थे, यानी मेरे नाना अबू भी मास्टर थे, उनके वालिद भी मास्टर थे, स्कूल मास्टर कह लें। तो किताबें हमने घर में देखी, तो शायरी से समहाउ। और फिर मुझे ये है कि जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ तो मुझे कवाली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और ज़ाहिर है ये हमारे जॉनराज ही हैं। कवाली और गज़ल की गायकी में स्लाइटली डिफरेंस है, इनकी पेशकश का डिफरेंस है। तो आपने कहा सीधे सीधे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो के जो है ना म्यूज़िक की तरफ जाना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और फिर मेरे ख्याल में कोई भी काम मजबूरी के तहत नहीं करना चाहिए, और आपका शौक ही अगर आप उसको बाय प्रोफेशन करते हैं या लर्निंग में भी लेके आते हैं तो पीएचडी भी म्यूज़िक में करने की वजह यही बनी। और मेरा जो मास्टर्स है उसमें भी मेरी रिसर्च कवाली पे ही है। अच्छा अक़दस, मेरे लिए बड़ी एक और डिफरेंट चीज़ है, वो ये है कि लाइक देखिए म्यूज़िक है, अब हम देखते हैं सही पॉप म्यूज़िक सुना जा रहा है, सही धमाके वाला, या वो शोर है ना जिसमें सही वो बज रहा है कानों में। आप जो है बहुत ही कोई धीमी चीज़ की तरफ चले गए, ठीक है, गज़ल की तरफ चले गए, कवाली की तरफ चले गए, ये कैसे सोचा? हमारी जो ईस्टर्न म्यूज़िक है और वेस्टर्न, इसमें डिफरेंस यही है कि जो वेस्टर्न स्टाइल है वो बीट पे चलता है, हाँ, उसमें रिदम ज़्यादा है, और हमारा सुर पे ज़्यादा चलता है। तो जो रूह की खुराक है वो मुझे तो हमेशा से सुर लगी। सुर ही आपको कहीं ना कहीं
सूदिंग पोजीशन में लेके जा रहा होता है, आपका कैथारसिस कर रहा होता है। बीट में तो तबीयत हंगामा परवर सी हो जाती ये है। कभी मुझे ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने आप सैड सी कोई कवाली सुन रहे हो और आपने सोचा हो कि नहीं इसके ऊपर भी काम करना चाहिए गमगीन हो तो ये जो हमें रद्द अमल मिला है ये गम की हाँ, वजह ये से देखें ना, आपके सवाल में आपका जवाब खुद ब खुद छुपा हुआ है कि अब जो रिदम है वो आपकी तबीयत डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो राग या सुर है वो आपकी तबीयत डिफाइन डिफाइन कर करता है कि अभी आप खुश हैं, अभी आप गमगीन हैं। हाँ। तो रागों के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वही ऐसे ये हैं। कौन सा गम था जो आपको यहाँ ले आया गमों की अकसाम तो काफ़ी ज़्यादा हैं और हम जानना चाहते हैं कौन सा गम है कौन सा इतना गहरा दुख है जो आपको गजल और कवाली की तरफ ले आया। कुछ गम अनडिफाइनेबल होते हैं और बस शख्सियत ही ऐसी थी। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो आपने ये सोचा कि हज़ारों गम में कौन कौन सा बयान करूँ यहाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल चले ऐसे ही है। थोड़ा सा खुशी की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? हाँ जी ज़रूर, जी ज़रूर, शुरू कीजिए। बिल्कुल। खुशी की बात हुई तो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की अरे वाह, भूपाली में गाई हुई बहुत खूबसूरत गज़ल। ज़रूर। साधा पगरे गरे धा, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। कमाल कमाल ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत दुनिया जो शुक्रिया। है वो किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा प्यार ले अकबर साहब मुझे बताइएगा, मैंने कुछ अल्फाज सुने, सुर, ताल, लय, राग, ये क्या चीज़ें हैं मेरे जैसे आम इंसान के लिए जिसको इसकी समझ नहीं है, थोड़ा सा अगर मुझे आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें इसको। मौसीकी के लवाजमात हैं, उसके हिस्से हैं, मतलब टाइप्स नहीं कह सकते, ठीक। जो आपकी पेशकश होती है, कोई भी ट्रैक होता है उसका हिस्सा होता है। कोई भी म्यूज़िकल जॉनरा है, उसमें दो चीज़ें अहम हैं। ठीक। एक टोन हो गई जिसको हम सुर कह सकते हैं, वो किसी राग के ताबे होती है। ठीक है। कोई भी पेशकश है वो किसी राग में कंपोज हुई हुई होगी और उसको जो रिदम है वो अकम्पनीमेंट दे रहा होता है, यानी उसके साथ चल रहा होता है। तो सुर और ताल, टोन एंड रिदम। लिरिक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल परसों एक किताब पढ़ रहा था, रशीद मलिक साहब की है, मसाइल मौसीकी। तो उसमें वो अमीर खुसरो का एक कोट रेफरेंस कर रहे थे कि बग़ैर शायरी के जो मौसीकी है वो महज ऊ आ की आवाज़ें हैं। तो लिरिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, वो मौसीकी को उसकी जो असर पजीरी है उसको इन्हेंस कर देती है, उसमें अफादियत में इजाफा कर देती है। अकबर साहब आपने तो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर ली है, पाकिस्तान में और कितने लोग हैं जो आपकी तरह जुनूनी हैं और म्यूज़िक के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं या म्यूज़िक करने के ऊपर पीएचडी करने की ख्वाहिशमंद भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब आपके पास आते होंगे जी बिल्कुल ऐसे कि हमें गाइड करें, हम कैसे इस तरफ आए। ऐसे ही। तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक के ऊपर पीएचडी की? सबका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे हल्का अहबाब में भी ऐसे एक दो लोग शामिल हैं। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर यासिर इकबाल साहब हैं, उनका जो एमएस का मुकाला था वो था गज़ल गायकी के असालीब। वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू लिटरेचर में किया और उसमें उन्होंने गज़ल का जो एक एवोल्यूशन जो है पूरा जो चलता हुआ है, एक इर्तिकाई सफ़र जो है वो उन्होंने देखा। हाँ, उसकी जो शक्लें उसकी तब्दील हुई वो सारा उन्होंने किया और मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। उस पर मेरी एक तंजीम है अदबिस्तान के नाम से, तो वो मैं इस तरह की जो वर्क है उनको डॉक्यूमेंट करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके जिनको आप इस चीज़ पे ट्रेन करते हो कि कैसे कवाली को जो है फ़रोग़ देना है या फिर
गज़ल गायकी जो है इसको फ़रोग़ देना? बिल्कुल हैं। असल में ये काम ऐसा है कि इसमें अगर आप अच्छे हैं और उसमें कोई असर किसी को दिखाई दे रहा है तो तभी कोई इन्फ्लुएंस होगा, और मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस होना अच्छा है, बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती किसी पे इम्पोज करें कोई काम, और ऐसा होता है। अच्छा, सिंगर बाय बर्थ होता है या वो सीखा भी जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा ईस्टर्न फ़नून लतीफ़ा है ये अता है, अल्लाह ताला की ख़ास अता है, और कुछ रूहें होती हैं जो इस तरह का आर्ट रखती हैं, मतलब कैलीग्राफी हो गई या मुसव्वरी हो गई, म्यूज़िक हो गया, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक है ईस्टर्न ये मतलब ये फिज़िक्स किताबें आप इसको नहीं कह सकते, ये मेटाफिज़िकल है। यानी बेसुरे बिल्कुल कोशिश ना करें इस तरफ आने की, कोई चांस नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगा आप थोड़ा सा डिनाई करेंगे कि नहीं, लोगों में एनर्जी असल में इल्म मौसीकी और फ़न मौसीकी में फ़र्क है। आप इल्म मौसीकी सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो पैदाइशी आपके अंदर वो कोई चीज़ नहीं है, उस तरह की एसेंस नहीं है, तो आप सुरीले नहीं हो सकते। तो फिर आप कुछ और सर्च करें, जो आपका टैलेंट है उसकी तरफ। हो सकता है आप ताल में पूरे आ जाएं लेकिन सुर में ना पूरे आ रहे हैं। ठीक है, आपने एमएसवी किया पोर्ट्रेयल ऑफ कव्वाली के हवाले से। अच्छा, मैं जब कव्वाली का सुनती हूँ, या मेरे ख्याल से एशियन जितने भी लोग हैं वो जब कव्वाली का सुनते हैं तो एक ही नाम आता है, ठीक है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। क्या उनसे इंस्पायर हुए या उनको दिमाग में रखते? उनके अलावा मुझे अब बहुत अरसा हो गया शायद किसी की अच्छी कव्वाली सुने हुए, अब भी जो आज के यंगस्टर्स हैं वो बड़ा इंस्पायर होते हैं उनसे, उनका दिमाग में रखते हुए सोचा, या फिर कोई और था जिससे आप इंस्पायर हुए? इसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो यही कि मुझे कुदरती तौर पे बचपन से ये जॉनरा अच्छा लगा, ठीक, लेकिन उसके पीछे शायद मेरा जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है वो कार फरमा था, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब खानकाहें मौजूद हैं, और उनमें खानकाहों में कव्वाली का जो बेसिकली कव्वाली का जो ओरिजिन था वो खानकाहों में ही था, वहीं से फूटी, वहीं से पैदाइश है इसकी। तो ये दोनों रीजंस हैं जो मुझे कव्वाली की जानिब लेके आए। नुसरत की कव्वाली को कैसे देखते? नुसरत साहब इम्प्रोवाइजर हैं। खूबसूरती का वो था, अभी मैंने पिछले दिनों एक गाना सुना, उसमें कहा कि तुम मुझे नुसरत की कव्वाली जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। उनकी कव्वाली को आप किस तरह से देखते? नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब इम्प्रोवाइज़र हैं, और ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री भी प्रोलिफरेट कर रही थी, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो इनकॉर्पोरेट किया उन्होंने ना, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बड़ी वजह बनी उनको सामने लाने की। और आप देखें, अगर नुसरत साहब का जो कव्वाली है उनको आप लॉलीवुड में देखें या बॉलीवुड में देखें तो आसानी से बंदे को जवाब मिल जाता है कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जिस तरह वो उनकी इस शान करम का क्या कहना, वो अजय देवगन की एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने की हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह पे, वो मुंबई में जो बिल्कुल समंदर के साथ है, उसमें वो पिक्चराइजेशन हुई थी उसकी। और एक और उनकी बड़ी ज़बरदस्त कव्वाली थी, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आप देखें कितनी मतलब ऑल टाइम वो कहते हैं फॉरएवर ग्रीन, फॉरएवर ग्रीन। अभी तक कोई शादी होगी तो वो ट्रैक तो लाजमी चलेगा। हाँ, तो नुसरत साहब को हम कह सकते हैं कि जी वो मतलब ऐसा संग मील साबित हुए कि ट्रेडिशनल कव्वाली को और उसको बिल्कुल मतलब इम्प्रोवाइज़ कर देना, जदीदियत के साथ हम आहंग कर देना, ये उनको इसका सहरा ये कहा जाता है कव्वाली जो लोग सुनते हैं वो बस उदास होते हैं, वो दिल जले, जिनका दिल टूट गया वो कव्वाली की तरफ आ जाएंगे, ऐसे या नहीं, बस लोगों का शौक होता है। डिपेंड करता है, क्योंकि मौसीकी में हमने थोड़ी देर पहले इस पर बात की है कि दो चीज़ें कार फरमाएं, एक तो लिरिक्स भी, शायरी किस तरह की चल रही है, और वो राग में कंपोज किस तरह की हुई है। ये दोनों चीज़ें जो हैं कैफियत पैदा करती हैं। म्यूज़िक का और इन चीज़ों का मूड्स के ऊपर कोई इफेक्ट होता है? हाँ, कि मैं अगर आज बहुत खुश हूँ और मैं कोई उदास या सैड गाना सुन लूँ तो मेरा मूड डाउन हो जाएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, मेरे साथ इस तरह नहीं होता। यानी ये आपकी तरबियत कर रही होती है, ये कैथारसिस है। तो हो सकता है कि आप उदास हो के भी आपका कैथारसिस हो रहा हो। यानी जॉय का मतलब ये नहीं है कि आप नाराबाजी शुरू कर दें या आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी आ जाए कि जो आप लाउड मतलब हाँ कोई बरकी तवानाई सी पैदा हो जाए। हो सकता है कि आप बज़ाहिर उदास बैठे हों लेकिन आप खुश हों, ऐसा भी होता है। ठीक, अच्छा, अब यंगस्टर्स को आप देखते हैं, डेफिनेटली आप लेक्चरर हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ठीक है, इस सब को जब आप देख रहे हैं किसी जगह पे, आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ा भी रहे होंगे, यंगस्टर्स से आपका वास्ता भी पड़ता होगा, क्या रुझान है आजकल मौसीकी का या क्लासिक मौसीकी का, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ नौजवानों में? जो फिल्म इंडस्ट्री है ये ट्रैक को सामने लेके आई, ट्रैक को, तो कव्वाली की अगर आप ओरिजिन देखें तो वो 25 मिनट 30 मिनट ये उसको स्पाम हुआ करता था, तो अब आपने 4 से 5 मिनट में एक ट्रैक लेके आना है, ठीक है। इसने बेसिकली ये किया कि जो ऑडियंस है उसके अंदर एक तरह की जल्दबाजी का आंसर जो है वो स्पीड, यानी उनको जल्दी चाहिए, कुछ भी उनको जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पैदा किया। तो ऐसे में फिर जो इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई रियाजत है उसका जो आंसर है वो कम हो गया।
फ़नून लतीफ़ा रियाजत मांगते हैं, वक्त मांगते हैं। म्यूज़िक का आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है? हाँ, आप किस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं? अगर मैं बहुत तेज़ म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक सुनूं, शख्सियत मेरी के ऊपर पर्सनैलिटी वैसी हो जी जाएगी। ऐसी हो जाएगी। अगर कोई ये डिपेंड जी डिपेंड करता आपकी उस पर डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे कि आप उससे जो है मॉडिफाई हो रहे है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बिल्कुल कोई ऐसे ही ऐसा इंसान है जो बड़ा रिजर्व्ड है ये ऐसा, तो उसको सुनना चाहिए तेज़ म्यूज़िक या लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चेंज चाहिए। लाने के लिए अपने में? डिपेंड करता है, अगर वो चेंज लाना चाह रहा है इस तरह का अपने अगर वो अंदर। चेंज लाना चाहता है तो फिर ये एक ऑप्शन हो सकती है उसके लिए, देखें एक थेरेपी हो साइकोलॉजी सकती के बेस है कि वो एक्टिव पर्सनैलिटी है या पैसिव पर्सनैलिटी है। डिपेंड हाँ, करता है डिपेंड इस करता है कि वो ठीक है। मतलब लोगों को देख देख के उनके जो पर्सपेक्टिव होते हैं अपने मुतालिक, उनको देख के अपने आप को मॉडिफाई करना चाहता है, या बस वो आंखें बंद करके जी रहा है और अपने आप को फैब्रिकेट कर रहा है, बना रहा है, सही। क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं, एक की होती है लाइव परफॉर्मेंस होती है, एक ये होता है कि आपने पहले गाना रिकॉर्ड कर लिया, उसके ऊपर लिप सिंक कर रहे हैं आप, ठीक है। दोनों में क्या, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं और इन दोनों के सेटबैक्स क्या हैं? हाँ, बहुत फ़र्क है, और आधा जवाब अभी पिछले ये बात हो चुकी है कि देखें फिल्म जॉनरा जो है उसके अंदर प्लेबैक सिंगिंग है, ठीक है, तो रिकॉर्डेड ट्रैक है, पीछे वो चल तो रहा है सब ये कुछ और रुझान आपने तो वहाँ हाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो फैशन है ये ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी देखें जो सीखे हुए लोग हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बेशक वो लाइव गाएं क्योंकि वो सीखे हुए हैं, या बेशक वो लिप सिंक करें। ट्रैक के लिए तो आपको रिकॉर्ड करवाना ही है, और हो सकता है किसी कॉन्सर्ट में या किसी भी प्रोग्राम में जाके आपने लिप सिंक ही करनी हो, ट्रैक चलाना हो बीच में। लेकिन फिर भी बात वही है कि अगर आप सीखे हुए हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, आप लाइव भी गा सकते हैं, आप रिकॉर्डेड भी गा सकते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ ये हुई कि जो लाइव गाने वाले हैं उनकी हौसला शिकनी हुई एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, टैलेंट की वो कदर नहीं टैलेंट की रही। कदर नहीं रही वो वाली, और सब एक ही सफ़ में खड़े हो गए, एक ही तरह गिने गए। हाँ, लेकिन फ़र्क होता है सीखे हुए में और जो बगैर सीखे हुए ठीक होते है, हैं। जैसे आपने कहा एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं। अब इससे एक और कॉन्सेप्ट जो आजकल बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है वो ये है कि सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं एक क्लिक में चीज़ें जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। शायद किसी ने रैंडमली दो जो है ना वो फ़िक्रे गाए और वो बड़ा फेमस हो गया। ये बड़ी जल्दी जल्दी फेमस होना या पॉपुलिज्म या ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें किस तरफ लेके जा रही हैं? ये हिजानियत की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि देखें मैं इसकी मिसाल उसी चीज़ से दूंगा। गज़ल की कोई महफ़िल है तो उसमें जो गज़ल गायक है गाँव तकिए लगे होंगे, बहुत आराम से बैठा होगा, सामीन भी फर्शी नशिस्त में बैठे होंगे, बड़े पुरसकून अंदाज में सुन रहे होंगे, रवैयों के अंदर एतदाल होगा, गज़ल गायक बहुत खुशी से अपना पेशकश कर रहा होगा। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे किसी भी ऑनरा की हौसला शिकनी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक जो न्यू वेस्टर्न स्टाइल में जो कंसर्ट है, म्यूज़िकल कंसर्ट, इसमें जो सिंगर है वो भी ऑन स्टेज, और नीचे हज़ारों की तादाद में जो मजमा है वो भी बैठे हुए तो नहीं होते, वो बैठने के लिए आए भी नहीं होते, वो खड़े होके, और ब्लैक आउट होता है, वो नज़र नहीं आ रहे होते, और वो सिर्फ हाथ लहरा रहे होते हैं अपने। तो ये हम यहाँ से वो अपनी जोन में होते हैं, वो अपने जोन में होते हैं, दोनों में फ़र्क है। हाँ। इन दोनों से तबीयतों के अंदर भी फ़र्क आता है, तरबियत के अंदर भी फ़र्क आता है। बेहतरीन। अच्छा, अब हम देखते हैं शादियों में एक नया ट्रेंड जो है वो कवाली नाइट का, ठीक है। नॉर्मली हमें नहीं लगता, बड़े कम मेरे ख्याल से वो ज़ौक़ वाले लोग होंगे जो कवाली सुनते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे और समझते होंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन एक ट्रेंड बना ली है, हर शादी पे कवाली नाइट है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमने ऐड करना है, और उसमें वो चीज़ हमें दिखती ही नहीं है, जो वैल्यू है वो नहीं दिखती, लेकिन एक शो ऑफ है वो हमें नज़र आती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली वजह तो शो ऑफ है। कुछ जगहों पे रुझान नज़र आया लोगों को सोशल मीडिया की वजह से, तो उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया अपने ऊपर कि हम भी करवाएंगे जब हमारी शादी होगी किसी की, भाई की या भतीजे की, क्योंकि फ़लाने ने करवाई थी तो हम भी ये करवाएंगे। हाँ। लेकिन कवालों के अंदर भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, हर कवाल शादी वाले भी नहीं है। कुछ कवालों ने अपने आप को खानकाहों तक मखसूस रखा हुआ है, मैं नाम भी गिनवा सकता हूँ। कुछ कवाल ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट कर लिया है इस तरफ, और मनी मेकिंग भी पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है इस सिलसिले में। और कुछ कलाम भी ऐसे थे, जिस तरह आफरीन गाना है आपने जी, और ये जो हल्का हल्का सुरूर है बस गाना ही है, और ये शायद सुनने की वजह से इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे ना ये ट्रैक्स जो हैं, तो ये सिर्फ सुनने की वजह से। और मैंने ये देखा पिछले दिनों, एक अजीज़ थे उनकी शादी थी, कोई कवाल आए हुए थे, अभी वो सही तरह बैठे ही नहीं थे कि ऑडियंस में से ये हूटिंग स्टार्ट हो गई थी, काली काली जुल्फों की, काली काली जुल्फों। तो ऐसे में वो भी हंस पड़े बेचारे। और इस तरह सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है इसमें, टिकटॉक का, कि टिकटॉक पे अगर ये चीज़ आती है तो लोग उसको बड़ा तरबियत करते हैं, वो करते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हाँ ये होना ज़रूरी है इस चीज़ में। असल में ये ट्रांजिशन हुआ, पहले बुक थी, किताब था, जर्नल थे, रसाइल वगैरह थे, उनसे स्क्रीन की जानिब ट्रांजिशन है ना। लेकिन इसने मैस प्रोडक्टिविटी पैदा कर दी बहुत ज़्यादा, स्क्रीन ने, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हो गए तादाद में, तो
तो इससे फिर असर लेते हैं वो। और कुछ फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी आया उस जी चीज़ जी, में? पॉजिटिव भी आया कि ऐसे आर्टिस्ट जिनको मतलब एक्सपोजर नहीं मिल पाता था, उनको ट्रेडिशनल मीडिया पे नहीं जा पाते प्लेटफॉर्म्स थे, मिलने तो शुरू हो अब गए। मतलब एवरी पर्सन इज अ क्रिएटर बेसिकली। आपके हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो आप क्रिएटर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल, पॉजिटिव आई इम्पैक्ट एग्री। है। आपको आप किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत आपके नहीं पास रही, अपना फ़ोन अपना है, फ़ोन है, आप खुद उस पे अपना कर टैलेंट दिखा सकते हैं। सकते हैं। हाँ अगदस कुछ सुनाना चाहेंगे हमें, हाँ, एक और कुछ भी जो आपका दिल करे? पंजाबी सुनाता हूँ ज़रूर ज़रूर। शाह हुसैन का कलाम है, राग भीम प्लसी राग। निसा गा रे सा नि पा पा नि सा गा रे नि सा। मन अटके मन अटके बेपरवाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल। नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कोल जरूरी जाना, मिन्नतां करां मल्ला दे नाल, मन अटके ओ मन अटके बेपरवाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे कमाल कमाल, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। अगदस मुझे ये बताएं कि क्या वो चीज़ें वो कहते हैं मस्ट हैव्स, कि मतलब इनके बगैर कवाली जो है वो इनकम्प्लीट है, जैसे आपका ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर कवाली हो ही नहीं ज़बरदस्त सकती? सवाल है। सबसे पहले तो उसकी जो अरेंजमेंट जो एक प्रैक्टिस की वजह से बस हमारे सामने आ गई कि ठीक। 2 हारमोनियम होना ज़रूरी हैं, और कम से कम 8 से ज़्यादा लोगों का जो है वो माहौल एक माहौल बनाना, हो, हाँ। 8 से ज़्यादा लोग टीम मेंबर्स हैं, फ्रंट वाले 4-5 होते हैं, वो इनिशियल आवाज़ें वो लगाते हैं, फिर इन्होंने बांटी भी होती हैं आवाज़ें, दूसरी जो अस्थाई है उसकी आवाज़ पीछे वाला लगाएगा दूसरे अंतरे वाले की। और बहुत पहले कुछ कवाल जो हैं वो ढोलक से के साथ भी करते हैं, लेकिन नुसरत साहब के आने के बाद ना तबला जो है वो मस्त समझा जाने फेमस हो लगा, गया, और क्लैप्स, यानी हारमोनियम, तबला और क्लैप्स, ये और वो एक 3 जो प्रॉपर हैं वो थीम बनाते उसका हैं ना थीम उस चीज़ बनाते की, हैं, उसी से मज़ा आता उसी है, से आप मज़ा देखते हैं आता है। वो, उसको एंजॉय भी हाँ, करते हैं आप चीज़। लेकिन आजकल देखा जाए तो जो यंग कवाल हैं और शादी ब्याह में बिल्कुल सूझ, क्लैप्स बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है, थकाने वाला थकाने है। वाला काम है। लेकिन इसमें अगर यूनिटी है, यकीन करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर 6 से 7 लोग यूनिटी में क्लैप्स कर रहे हैं, जोर नहीं लगा रहे, लेकिन वो थकाता नहीं है वो काम, लेकिन तरीकाकार है। मैंने देखा कि आजकल लोग ऑटोमेटिक क्लैप्स लगाए हुए होते हैं उन्होंने कीबोर्ड पे, या क्लैप्स क्रिएटर रखा होता है साथ, और लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं रही उस तरीके से देखा जाए तो, वो फेक हो गया, फेक बहुत हो सारी गया। चीज़ों में। इन 3 चीज़ों से कवाली बहुत अच्छी होती थी, लेकिन ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आजकल ले आए हैं, ठीक है ला सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन तीनों के अलावा कीबोर्ड की या वायलिन की या किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। सही। 2 सवालों को मैं मर्ज करना चाहूँगी। एक तो ये कि यंगस्टर्स में म्यूज़िक का क्या स्कोप है, और दूसरा ये कि जैसे हम देखते हैं आपने एक एल्बम रिलीज़ करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई चाहिए जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करे, या आपने सॉन्ग भी रिलीज़ करना है तो उसके लिए भी चाहिए। कवाली के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है? ज़बरदस्त सवाल, बहुत खूबसूरत। कवाली के लिए ये चीज़ ज़रूरी है भी या नहीं भी, ठीक है। अगर आपने किसी फ़िल्म के लिए कवाली करनी है तो उसके तकाज़े हैं अपने। हो सकता है वो ये चाह रहे हों कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें होने चाहिए, उसको बाकायदा एक ट्रैक होना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी थी दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, उसमें दीगर बैंजो वगैरह बजी हुई है, ढोलक बजी हुई, कुछ और पीसिंग करने के लिए कुछ और चीज़ें भी बजी हुई हैं। तो ये पर्सनल कंसर्न पे अगर आप याद करवाना चाहते हैं या नहीं। हमने कुछ कवालों को ऐसा भी देखा है कि उन्होंने बाकायदा किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करवाई, उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दी है कहीं पे, और उसको रिकॉर्ड करके थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर लिया गया है। तो रिकॉर्डिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड ये आप पे करता है डिपेंड करते हैं आप किस तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक। पॉडकास्ट को मैं ख़त्म करना चाहूँगी
अपने व्यूवर से तो मैं इजाज़त ले लूँगी, लेकिन मैं जैसी इजाज़त लूँगी तो आपने हमें कुछ और कोई गज़ल, कुछ भी 2 मिसरे या 3 मिसरे जो आप सुनाना चाहें वो आपने सुनाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया अक़दस आने के लिए। बहुत एक मुनफरिद टॉपिक था जिसके ऊपर आपने बात की। मेरे पास और भी सवाल हैं, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसका दूसरा पार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। अब मुझे देखें, अब मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ है इसमें कि म्यूज़िक के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। इतनी मुख्तलिफ बातें जो हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ एक म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छा लगा, बीट अच्छी लगी तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो बस हम कहते हैं जाने दो, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बेहतरीन तरीके से आपने उसके ऊपर रोशनी डाली है। वंस अगेन थैंक यू सो मच आने के लिए और TSR का हिस्सा बनने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते अक़दस हाशमी का ये आखिरी कलाम सुनते जाइए। परवीन शाकिर साहब की लिखी हुई ज़रूर, अरे वाह, कमाल। तरह मेरी पजीराई की खूब है गई कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है, कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है उसकी उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की खूब